नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए आज हम दो सेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में। एंड खास तौर पे ये जो दो सेक्टर रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं बैंकिंग एंड द हेल्थ केयर सेक्टर। देखिए आपको पता ही है ये दोनों सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों सेक्टर्स के बारे में आप बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इंडिया अब दुनिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, ये सब आप लोगों को पता ही है। जब जीडीपी ग्रो करती है, लोगों की इनकम बढ़ती है और उनके खर्चे और सेविंग्स दोनों बढ़ते हैं। ये वही पॉइंट्स है जहां बैंकिंग और हेल्थ केयर दोनों डायरेक्टली बेनिफिट करते हैं। देखिए सिंपल सी चीज है, जब आपके पास पैसा होगा तो आप बैंक्स में पैसा रखेंगे, वहां से लोन्स लेंगे, बिजनेसेस करेंगे, या हो सकता है और भी रियल एस्टेट लेंगे, या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे। वैसे ही हेल्थ केयर, देखिए जब आपके पास अच्छा पैसा आएगा, अच्छी इनकम होगी, तो आपको पता ही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काफी लंबी लंबी लाइंस होती हैं एंड इस तरह से आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ ज्यादा जाते हैं। ठीक है, जब आपके पास पैसा आएगा तो आप अच्छी से अच्छी जगह पे इलाज अपना करवाने की कोशिश जरूर करते हैं। तो इसी वजह से आज के दिन हम इन दोनों ही सेक्टर्स को पढ़ेंगे एंड इन दोनों सेक्टर्स के अ, दो स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगेन कहना चाहूंगा, कोई किसी भी प्रकार का ये कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, लेकिन हाँ इन दोनों स्टॉक्स को आप और पूरे दो सेक्टर को, ऐसा नहीं है कि उन दो स्टॉक्स को ही, पूरे सेक्टर को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि जो स्टॉक्स मैं बताऊंगा आपको पसंद ना आए, मैं उसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक दूंगा कि क्यों मैंने उन स्टॉक्स को ही चुना है। ठीक है, आप बाकी भी स्टॉक्स को देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि और स्टॉक्स बेकार है और जो मैं बता रहा हूँ। और अगेन बता दूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी तरह का मैं देने वाला हूँ, ये बात आपको ध्यान रखिए। सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए उन दो स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी का बैकबोन होता है। देखिए आपको पता है, इंफ्रा हो, रेलवे हो, कहीं पे भी हो, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, आपको कुछ भी करना है, आपको बैंक से लोन लेना ही पड़ता है। तो हर बिजनेस, हर हाउस होल्ड बैंक के थ्रू ही चलता है, चाहे वो सैलरी हो, ईएमआई हो या यूपीआई ट्रांजेक्शन हो। आज क्रेडिट ग्रोथ 12 से 14% ईयर के रेट से बढ़ रही है। ठीक है, ऊपर नीचे वो होता रहता है, लेकिन एवरेज हम बात कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन ने कॉस्ट कम किया है और प्रॉफिट्स बढ़ाए हैं। और सबसे अच्छी बात, आरबीआई के रिस्ट्रिक्ट नॉर्म्स की वजह से बैंक्स के एमपीए बहुत लो है। जिस आपको पता ही है कि इससे पहले के जो गवर्नर साहब थे शक्तिकांत दास जी, उन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हुए थे और बैंक काफी स्ट्रांग हुए। हालांकि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, लेकिन हाँ पॉजिटिव भी जरूर हुआ कि एनपीए लेवल पे हमारे यहाँ जो बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वीट स्पॉट्स में बैठा हुआ है। कोई बड़ा ऐसा प्रेशर देखने को नहीं मिला है। तो देखिए, वाई इन्वेस्ट इन बैंक्स, आप पढ़ ही सकते हैं पॉइंटर्स को। ठीक है, बैंक्स का प्रॉफिट इकोनॉमी के साथ डायरेक्टली मूव करता है। देखिए जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी, आपके बैंकिंग स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टॉक्स वहीं पे आपको छांटना होगा। कुछ हो सकता है, कुछ सरकारी, किसी किसी जगह पे हो सकता है सरकारी बैंक अच्छा करें, कहीं कहीं पे हो सकता है प्राइवेट बैंक अच्छा करें। तो ये चीजें आपको खुद से स्टडी करनी पड़ेंगे। तो बैंक का प्रॉफिट इकोनॉमी के साथ डायरेक्टली मूव करता है। जितना जीडीपी ग्रो करेगा उतना ही लोन डिमांड बढ़ेगी। जैसे कि बहुत सारे बैंक है, आपको पता है, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे नाम बता रहा हूँ। प्लस ये रेगुलर डिविडेंड्स भी देते हैं। डिजिटल चैनल जैसे यूपीआई और मोबाइल एप्स ने कॉस्ट 40 से 50% कम कर दी, यानी स्टडी और स्केलेबल बिजनेस मॉडल है। क्योंकि आपको पता ही है, पहले बहुत सारे बैंक्स आज के डेट में ऐसे भी देखे होंगे आपने जिनकी ब्रांच बहुत ही कम होती है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों को, क्योंकि आजकल बैंक ब्रांच कभी जाता है। मेरे को खुद इतने साल हो गए, मैं ब्रांच मुश्किल से कहीं एक आध बार गया हूँ इतने सालों में, 5-6 सालों से। ठीक है, मेरा प्राइवेट बैंक में अकाउंट है, लगभग आई थिंक 2018 में मैंने अकाउंट खुलवाया था प्राइवेट में, उससे पहले गवर्नमेंट में था। लेकिन जब से प्राइवेट में खुलवाया, आई थिंक 1 या 2 बार आज तक, मुझे 6-7 सालों में मैं गया हूँ। तो ये मान के चलिए। तो देखिए, जितना कम लोग वहां पे जाएंगे तो ब्रांचेस की उतनी कम जरूरत पड़ेगी, और ब्रांचेस की जितनी कम जरूरत पड़ेगी उतने ही लोग उन्हें कम रखने पड़ेंगे, और लोग जितने कम रखने पड़ेंगे उतनी ही उनकी कॉस्टिंग, जो एम्प्लॉय कॉस्ट होती है, और भी बहुत तरह के खर्चे होते हैं, रेंट देना पड़ता है उनको, स्पेस का, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो भी कम देने पड़ते हैं, जिससे कि प्रॉफिट जो है बैंक के बढ़ जाते हैं। उसके बाद स्वीट स्पॉट पे क्यों बैठे हुए हैं? लेकिन हर सेक्टर के अपने रिस्क भी होते हैं। बैंकिंग में सबसे बड़ा रिस्क है एनपीए,
यानी लोन वापस ना आना है। देखिए आपने किसी को लोन दिया कि देखिए आप कितना भी ज्यादा वो कर लें कि आपने बहुत सारा कोलेटरल रख लिया है, उनका रियल स्टेट रख लिया, उनका बहुत सारी चीजें आपने एसेट्स रख ली, लेकिन फिर भी डिफॉल्ट होने के चांस तो फिर भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन टॉप बैंक्स की बात करें तो उनका एनपीए रेशियो 2% के आसपास ही रहता है, जो बहुत ही शानदार देखने को मिलता है, बहुत ही लोएस्ट देखने को मिलता है। ऐसे बैंक्स पे आप जरूर फोकस कर सकते हैं। हालांकि कंपटीशन जरूर बढ़ रहा है, डिजिटलाइजेशन ने उन्हें एज दे रखा है, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था ना, जिसके ज्यादा ब्रांच होते थे वही बैंक ज्यादा अच्छा करता, लेकिन आज के टाइम पे जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है वो बैंक भी जिसके ब्रांचेस कम है उसके मुकाबले अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ फिर भी मुझे ये लगता है कि अगर डिजिटलाइजेशन एंड ब्रांचेस की बात करें, अगर दोनों सेगमेंट को अलग अलग किया जाए, तो मैं थोड़ा सा जो मेरा वो है कि मैं ब्रांच वाले साइड पे ज्यादा रहूंगा। इसका भी एक कारण है कि देखिए कोई भी बैंक है, अगर आप उसमें अकाउंट खुलाएंगे, अगर वो बैंक आपके आसपास उसकी ब्रांच भी है, तो आप उस बैंक को ज्यादा प्रेफर करेंगे, ये ऐसा मुझे लगता है। हालांकि इसमें अलग अलग व्यू हो सकता है लोगों का अपना अपना, ठीक है। तो ये थी मेन बात है, एनपीए कम होना, क्रेडिट साइकिल स्लो डाउन, ये थोड़े बहुत रिस्क हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो क्रेडिट ग्रोथ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एवरेज 5 सालों के हिसाब से अगर देखेंगे तो 12 से 14% के आसपास रहना ही चाहिए। तो अगर क्रेडिट ग्रोथ 12 से 14% के आसपास रहेगी, तो बैंक के प्रॉफिट्स भी उसके आसपास ही रहने चाहिए। तो मतलब 5-6 साल में आपका पैसा ये बैंक्स जो है अच्छे खासे तरीके से आपका ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं सेक्टर की, तो हॉस्पिटल, तो जैसा कि मैंने इंटरव्यू में बताया था, लेकिन अब बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की। इंडिया में 1.4 बिलियन लोगों के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिडली एक्सपांड हो रहा है। हेल्थ केयर स्पेंडिंग 7 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है, और प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे अपोलो, रेनबो और फोर्टिस जैसे इस ग्रोथ के सेंटर में है। आपको पता ही है बहुत सारे स्टॉक्स, अगेन मैंने नाम लिए, इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया। ये सब चीजें जो है आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, व्हाई इन्वेस्ट इन हॉस्पिटल स्टॉक्स। तो हॉस्पिटल बिजनेस रिसेशन प्रूफ है, चाहे इकोनॉमी स्लो हो ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल जैसे रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर ने फोकस मॉडल बनाकर हाई मार्जिन अचीव किए हैं। इंश्योरेंस कवरेज बढ़ने से प्राइवेट हेल्थ केयर पर ट्रस्ट और अफोर्डेबिलिटी दोनों बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है, इस बार के जीएसटी 2.0 में हेल्थ केयर पे एकदम जीरो जीएसटी कर दिया। तो देखिए ये चीजें ना सुनने में हमें लगता है कि हाँ ठीक ही है ना, थोड़ा बहुत आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि 1000 रुपए का पहले प्रीमियम था, अब 950 का है, क्या ही फर्क पड़ता है 50 रुपए। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट जरूर सुधरा है इन चीजों से। ये पहले बहुत सारे लोगों को लगता था यार हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं और 18% का जीएसटी भी दे रहे हैं। एंड मैं ये भी बता दूं, एक तो इंश्योरेंस का हमारे देश में पेनिट्रेशन बहुत ही ज्यादा लो है, बहुत ही ज्यादा लो। तो अगर इंश्योरेंस सेक्टर भी बूम करेगा, तो साथ के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बूम करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज लिखी है, एसेट लाइट एक्सपांशन। आपको पता है कि एक हॉस्पिटल को बिल्ड करना, उसके बाद उसको चलने में काफी साल लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी हैवी मशीनरी वगैरह होती है, जो इतना इजी नहीं होता। और एक हॉस्पिटल नया खुलने के बाद उसको प्रॉफिटेबल होने में काफी कम से कम 5 से 10 साल के बीच में टाइम लग जाता है। उसके बाद उसके जो रेवेन्यू आते हैं वो एक तरह से फ्री मतलब बढ़ना शुरू होते हैं। इससे पहले बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेकिन अब हॉस्पिटल ने इसका भी तरीका निकाल दिया, वो एसेट लाइट एक्सपेंशन पे जा रहे हैं, यानी कि हॉस्पिटल किसी का और का होगा और चलाएगा कोई और, ठीक है। उसके बाद रिस्क की बात कर लेते हैं हॉस्पिटल सेक्टर्स में भी, ठीक है। रिस्क तो जरूर होते हैं, लेकिन हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी के हिसाब से ये रिस्क थोड़े बहुत नलीफाई जरूर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं, हेल्थ केयर में भी कुछ चैलेंजेस हैं। इनिशियल कैपिटल कॉस्ट हाई होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और कंप्लाइंस रूल्स टफ होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप किसी का इलाज कर रहे हो, कोई भी दवाई आपको क्यों देनी है या दे रहे हो, तो उसके पीछे रूल रेगुलेशन बहुत सारे जो सर्टिफिकेशन जो है गवर्नमेंट से लेने पड़ते हैं। लेकिन वंस जब ये स्टेब्लिश हो जाते हैं, तो ये सेक्टर कंसिस्टेंट कैश फ्लो देता है और डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट बन जाता है। क्योंकि देखिए आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, वो ऐसा नहीं बोलेंगे पहले हम इलाज करेंगे फिर पैसा लेंगे, वो पहले इन फ्रंट आपसे पैसा लिया जाता है, उसके बाद ही आप लोगों का इलाज किया जाता है। ये तो आम बात है, ये हर किसी को पता ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेक्टर कंपैरिजन। तो देखिए जाए तो दोनों सेक्टर एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। बैंकिंग से आता है ग्रोथ और डिविडेंड, हेल्थ केयर से मिलता है स्टेबिलिटी और डिफेंसिवनेस। एक साथ दोनों मिलकर पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड और फ्यूचर रेडी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रोच।
कैसे आप रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हमेशा क्वालिटी और डिसिप्लिन से करनी चाहिए। HDFC बैंक, फेडरल बैंक जैसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और अपोलो, रेनबो जैसे हेल्थ केयर लीडर्स लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। SIP स्टाइल इन्वेस्टमेंट से वॉलेटिलिटी का रिस्क कम हो सकता है। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पे स्टॉक्स के नाम लिए हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। ठीक है, तो की टेक अवे की बात करें यहाँ पे, तो दोनों सिंपल शब्दों में अगर समझो तो बैंकिंग आपको ग्रोथ और रेगुलर इनकम देता है, हेल्थ केयर आपको प्रोटेक्शन और स्टडी कंपाउंडिंग देता है। दोनों का मिक्स करके बना सकते हो आप एक परफेक्ट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि आप ये चीजें आप जितने भी पॉइंट्स में बताए हो सकता है कि आप इनसे वो जो इनसे आप क्या बोलते हैं उसको, कि हो सकता है कि आपको ये पॉइंट्स अच्छे ना भी लगे हों और हो सकता है कुछ पॉइंट अच्छे भी लगे हों। अगर कुछ पॉइंट्स ऐसा भी हों जो मुझे यहाँ पे मिसिंग आपको लग रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, इससे मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को आपसे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप प्राइवेट बैंक्स की देखें तो बहुत सारे यहाँ पे बैंक्स हैं, ऐसा नहीं है ये, और ये सारे मैं बता दूं सारे के सारे प्राइवेट बैंक्स हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक्स भी आते हैं, तो बहुत सारे बैंक्स हैं और इन्हीं बैंक्स में से मैंने सिर्फ एक स्टॉक को चुना है स्टडी पर्पस के तौर पे, और जिसका नाम है फेडरल बैंक। तो आप फेडरल बैंक को देख सकते हैं, 55-60 हजार करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी। देखिए, इसको चुनने का एक कारण ये भी है कि थोड़ा मिड कैप बैंक है। अगर आप यहाँ पे देखें ICICI हो गया, अगर टॉप 5 बैंक देखें तो ये काफी बड़े बड़े बैंक है। ठीक है, आपको पता ही है जितना बड़ा बैंक उतनी सेफ्टी बढ़ जाती है, लेकिन रिटर्न्स आपके थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप रिटर्न्स के पीछे भागे, सेफ्टी बिल्कुल ना देखे। तो ये चीज भी आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए कि सेफ्टी भी जरूरी होती है एंड रिटर्न्स भी जरूरी होती है। अगर आप थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर हैं तो आप नीचे वाले बैंक्स की तरफ जा सकते हैं, अगर आप थोड़े सेफ हैं तो आप ऊपर के बैंक्स में भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, फेडरल बैंक आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे ये किस प्रकार का है, थोड़े बहुत ओवरऑल देख लेते हैं। बैंकिंग ब्रांचेस, लोन बुक देखिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लोन देते हैं, रिटेल लोन देते हैं, गोल्ड लोन, ठीक है, कॉर्पोरेट बैंकिंग, बिजनेस बैंकिंग, एग्री एंड अलाइड, CV, कमर्शियल व्हीकल एंड इन पे, और माइक्रो फाइनेंस का भी इनका एक्सपोजर है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना होगा, अपने रिटेल बैंकिंग में बात करें तो 28.5% ये लोन देते हैं, तो ये सेफ माना जाता है। गोल्ड लोन भी सेफ माना जाता है। कॉर्पोरेट बैंकिंग, बिजनेस बैंकिंग, ठीक है, थोड़े बहुत रिस्की है, रिस्की बैंकिंग भी है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, मिक्स्ड रहता ही रहता है। ठीक है, गोल्ड लोन की ग्रोथ देखें तो काफी, और आपको पता ही है गोल्ड के प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो फायदा हो जाता है जो भी गोल्ड लोन लेने वाली कंपनी होती है। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी ने 1 लाख का गोल्ड लोन लिया था आज से 1 साल पहले, तो 1 लाख पे पहले तो उन्होंने 75 हजार या 80 हजार का, शायद अभी लिमिट भी बढ़ गई है, तो शायद चलिए मान ली 75 हजार का ही लोन अगर बैंक ने 1 लाख के सोने पे दिया। अब 1 लाख के सोने की वैल्यू 2 लाख हो गई या 1-1.5 लाख के आसपास होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफॉल्ट का रिस्क तो बैंक के लिए एकदम नेग्लिजिबल हो गया गोल्ड लोन के केस में। तो ये भी एक एडवांटेज जो है फेडरल बैंक को मिल जाता है। यही एक कारण है कि फेडरल बैंक को मैंने यहाँ पे स्पेशली आप लोगों को स्टडी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है गोल्ड लोन का एक्सपोजर भी काफी अच्छे लेवल पे देखने को मिल रहा है, 12.3% के 6% के आसपास। तो ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पे इस बैंक के पास जरूर है, क्योंकि इनका गोल्ड लोन का जो लोन बुक है वो काफी अच्छी और बड़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद नंबर्स अगर ईयरली बेसिस पे कुछ सालों के देख लें तो 2021 से देख लेते हैं, 1680, 1996, 3210, 3964, 4234। ठीक है, ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है अभी। ठीक है, तो काफी शानदार नंबर देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, FIS के पास 25.54, DIS के पास 49.71 एंड पब्लिक के पास 24.74 की हिस्सेदारी है। तो आप देख सकते हैं कुल मिला के वेल बैलेंस्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न है। एंड दूसरी बात, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इनका 2% के आसपास ही रहता है, जो कि बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ईयर से भी देख सकते हैं, मैं आपको ईयर दिखा देता हूँ, जून 2023 एंड सितंबर 2025। तो आप देख सकते हैं ग्रॉस एनपीए 2.38 था, फिर 2.26। तो ये ग्रॉस एनपीए कम होना अच्छी बात होती है बैंक के लिए। तो आप देख सकते हैं 2.38 था, फिर 2.13, 2.11, 2.09, 1.95, 1.91 पर अभी निकला है फिलहाल 1.83। तो जितना ग्रॉस एनपीए, यानी इसका मतलब निकल के आता है कि बैंक जितने भी लोन दे रहा है उनमें से मोस्ट ऑफ द लोन्स का पैसा उनको वापस मिल जाता है, और यही बैंक के लिए सबसे बड़ा रिस्क भी होता है, और यही बैंक की
जिस बैंक का एनपीए 2% से भी कम है, ये उन बैंक्स के लिए बहुत अच्छा भी होता है। और यही रेशियो अगर ज्यादा बढ़ जाए तो ये बैंक के लिए खराब भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो था हमारा पहला स्टॉक। आगे स्टॉक फेडरल बैंक, तो ध्यान रखना कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन मैंने यहाँ पर नहीं दिया आपको। ठीक है, एक और चीज मैंने मिस कर दी यहाँ पे, अगर आप पब्लिक शेयर होल्डिंग में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम इसको ईयरली बेसिस पे कन्वर्ट कर लेते हैं एंड पब्लिक को फिर से ओपन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक तो नाम देखेंगे राकेश झुंझुनवाला, तो यहाँ पे राकेश झुंझुनवाला आप देख सकते हैं सन 2017 से ये यहाँ पे बैठे हुए हैं इस स्टॉक को लेके। हालांकि अब वो तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन रेखा झुंझुनवाला के पास ये स्टॉक आज भी पड़ा हुआ है 2.42%। तो आप देख ही सकते हैं, काफी बड़ा नाम देखने को मिल रहा है। और एक और बड़ा नाम आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, ज़ेरोधा ब्रोकिंग। तो ज़ेरोधा ब्रोकिंग के पास भी 1.02% के शेयर है। तो एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा पॉजिटिव चीजें हैं यहाँ पे, इन चीजों को आप स्टडी जरूर कर लेना। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं इंडस्ट्री के। तो हॉस्पिटल स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे एंड हॉस्पिटल स्टॉक्स में एक चीज आपने देखी होगी, सबका पी रेशो काफी महंगा देखने को मिलता है, क्योंकि हाई ग्रोथ सेक्टर है। ठीक है, इस सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है कि सबके सब, अगर सबके सब देखेंगे तो बहुत ही महंगे देखने को मिलते हैं। इस हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं, रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर। तो इस स्टॉक को मैंने क्यों चुना है, क्योंकि ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। ठीक है, यहाँ पे चिल्ड्रंस का इलाज ज्यादा होता है, यहाँ पे अलग अलग तरह के। ठीक है, आप देख सकते हैं 6 सिटीज में है। चेन्नई में 3 हॉस्पिटल है, विजाग में 1 हॉस्पिटल 1 क्लिनिक है, बेंगलुरु में 4 हॉस्पिटल एंड 1 क्लिनिक है, हैदराबाद में 8 हॉस्पिटल और 1 क्लिनिक है, विजयवाड़ा में 1 हॉस्पिटल और 1 क्लिनिक है, दिल्ली में 2 हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, और कितने कैश में 48%, इंश्योरेंस 51% आप देख सकते हैं इनके हॉस्पिटल्स में आते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, इसीलिए थोड़ा सा मैंने इसको डिस्कस किया, क्योंकि बाकी हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कुछ कुछ चीजें स्पेशलिस्ट हो, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ चिल्ड्रन का हॉस्पिटल है। ठीक है, ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा। और एक और चीज, इनके एक्सपेंशन प्लान्स भी अगर आप देख सकते हैं, तो ये पर बेड्स के हिसाब से, तो इनका एक्सपेंशन देखिए FY26 में हैनूर इलेक्ट्रॉनिक सिटीज में टोटल मिला के बेंगलुरु में 442 बेड थे, वो हो जाएंगे 2025-26 में 592 बेड्स टोटल, तो बढ़ जाएंगे। कॉम्बिटूर में 26-27 का इन्होंने प्रोजेक्शन दे के रखा हुआ है, कॉम्बिटूर में 130 बेड लगाएंगे तो 400 हो जाएंगे, अभी 270 है। उसके बाद नेशनल कैपिटल में अभी 24 है, उसके बाद गुड़गांव में 44 और 56, टोटल मिला के हो जाएंगे 300, सॉरी ये सेक्टर है 325 और 125 बेड का 424 हो जाएंगे। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 259 बेड की कैपेसिटी है, 100 ये और ऐड करने वाले, जिसके बाद 359 हो जाएंगे। अभी इनकी करंट कैपेसिटी है 2035 बेड, और उसके बाद हो जाएगी 2865 बेड। अलग अलग फेज में है, अलग अलग महीने में 2025-26 में ये थे, फिर 26-27 में ये, फिर 27-28 में इतने बेड वो और ऐड करेंगे। ठीक है, कौन कौन से शहरों में, ये मैंने आपको बता ही दिया, आप फिर भी यहाँ पे गो थ्रू एक बार कर सकते हैं। दिल्ली, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, 4-5 स्टेट्स में अभी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस कंपनी के बारे में भी अगर आप देखें तो एक 13,000 करोड़ की एक मिड कैप टाइप की कंपनी है, स्टॉक पी 54 का है, इंडस्ट्री पी 59 का है। ठीक है, उसके बाद कुछ नंबर्स को देख लेते हैं, ईयरली बेसिस पे ही देखेंगे तो 2020 से 55, 40, 139, 212, 218, 244, 258, तो लगातार अच्छा परफॉर्म करते हुए बैंक देखने को मिल रहा है। एंड ओपीएम भी देखिए 2020 के बाद लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेबल होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कोविड भी आया था, जिस कारण से इनके मार्जिन कुछ ज्यादा ही एक्सपांड हो गए थे, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं थे, लेकिन अब फिर भी सस्टेन होते हुए देखने को मिले। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें ईयरली बेसिस पे अगर आप देखें तो 49%, लगभग 50% ही लगा लीजिए प्रमोटर्स के पास है, एफआईएस के पास 22% की हिस्सेदारी है, डीआईएस के पास 18% के आसपास एंड पब्लिक के पास 10-11% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो वेल बैलेंस्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों स्टॉक्स को आप स्टडी कर सकते हैं एंड ये जो दोनों सेक्टर हैं बैंकिंग एंड हॉस्पिटल, इन दोनों ही सेक्टर्स को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप इन दोनों को स्टडी कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये दोनों स्टॉक्स ना पसंद हो, लेकिन हाँ इस दोनों ही इंडस्ट्री को, इन दोनों ही सेक्टर्स को आप डिटेल में जरूर पढ़ना एंड जो स्टॉक आपको पसंद हो आपकी स्टडी के अनुसार से उसमें आप जाइए। ठीक है, तो वीडियो में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अगर कुछ भी मिस हुआ हो मेरे से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं अगला वीडियो में कौन से सेक्टर के ऊपर बताऊं या कौन से स्टॉक के ऊपर बताऊं, उसके ऊपर हम एनालिसिस कर लेंगे।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जाते जाते डिस्क्लेमर याद रखना, ये किसी भी प्रकार का कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन मैंने यहाँ पे आपको नहीं दिया। ये सब चीजें जो है आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।